नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। बस चंद मिनट बाकी हैं, चंद मिनट, और उसके बाद आने लगेंगे महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजे। दिल थामकर इंतजार करिए, क्योंकि महाराष्ट्र का किंग कौन बनेगा और हरियाणा में चौधराहट किसकी रहेगी ये मालूम पड़ जाएगा हमें चंद मिनटों बाद। चंद मिनटों का इंतजार है और इन चंद मिनटों के इंतजार के बाद खटाखट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गणना शुरू हो जाएगी और कुछ ही घंटों के अंदर ये साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में सीएम कौन बनेगा। चित्रा, बिल्कुल, सीएम कौन बनेगा, किसका कुर्सी का ये पूरी कहानी आज स्पष्ट हो जाएगी बस कुछ ही देर के बाद। 1 मिनट के बाद 8 जैसे ही बजेंगे उसके बाद वोटों की गिनती का काम शुरू हो जाएगा। सुरक्षा के भी बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। महाराष्ट्र की 288 सीटों और हरियाणा की 90 सीटों के लिए मतगणना होगी। इंडिया न्यूज ने भी खास तैयारी कर रखी है। आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं महाराष्ट्र और हरियाणा के लिए ये विशेष रैली, जिस पर जैसे ही रुझान आने शुरू होंगे सबसे पहले सबसे सही सटीक नतीजे आपके सामने मतगणना होगी। इंडिया न्यूज ने भी खास तैयारी कर रखी है। आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं महाराष्ट्र और हरियाणा के लिए ये विशेष रैली, जिस पर जैसे ही रुझान आने शुरू होंगे सबसे पहले सबसे सही सटीक नतीजे आपके सामने होंगे और वो रुझान जैसे जैसे परिणाम में बदलते हुए चले जाएंगे उसके बाद ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि आखिर मुख्यमंत्री बनेगा कौन। हालांकि शाम तक ये स्थिति साफ हो पाएगी। माना यही जा रहा है कि बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनकर उभरने वाली है और इसी पर मुद्दे की हम शुरुआत भी करेंगे। लेकिन दीपक जी, दिलचस्प ये भी है, बीजेपी ने अपने दफ्तर को बिल्कुल इस तरह से सजाया है जैसे बस अभी से जश्न मना लो, ये स्थिति है। इतनी कॉन्फिडेंट इस वक्त है बीजेपी। जी हाँ, दुल्हन की तरह सजाया गया है। मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर को तमाम रोशनियां की गई हैं वहां पर, और एक तरह से अभी से जश्न मनाना शुरू कर दिया गया है। अगर बात करी जाए सट्टे बाजार की, तो हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों में सट्टा बाजार चित्रा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश दिखा रहा है। और अगर हम अपने टेलीविजन स्क्रीन की बात करें तो हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे सबसे सरल और सबसे सपाट ढंग से अगर आपको देखने को मिल रहा है तो एक तरफ महाराष्ट्र है लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे, और राइट हैंड साइड पर हरियाणा की टेली है। और सबसे सीधे ढंग से पहले भारतीय जनता पार्टी है, फिर कांग्रेस है, फिर शिवसेना है, फिर एनसीपी है, फिर एमएनएस है और फिर अदर्स हैं। सबसे सीधे ढंग से महाराष्ट्र की टेली है। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आईएनएलडी, एचजेसी, एसजीसीपी और अदर्स, यानी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का आप खाका यहां पर देख सकते हैं महाराष्ट्र और हरियाणा में। यानी सबसे सरल ढंग से अगर कोई परिणाम आपको बता रहा है तो हम बता रहे हैं। महाराष्ट्र हरियाणा में मतगणना शुरू भी हो चुकी है। कुछ ही मिनट में बस पहला रुझान आने वाला है। बड़ी खबर इस वक्त यही है, मतगणना का काम शुरू हो चुका है और बीजेपी की नेता आरती मेहरा जी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। बीजेपी को लेकर जाहिर तौर पर जो एग्जिट पोल आए थे वो उसी के पक्ष में जा रहे थे, लेकिन आप लोगों ने 141 सीटें महाराष्ट्र में दी हैं। बीजेपी कितनी आश्वस्त है और ये जो 4-5 घटेंगी सरकार बनाने के लिए महाराष्ट्र में, तो फिर समर्थन किसका लिया जाएगा? आरती जी। देखिए, सारे सर्वेज और जैसे बताते हैं भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास है, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि बिना किसी का सहयोग लिए हुए, सहयोग डेफिनेटली लेना होगा। जैसे केंद्र सरकार में हमने कहा था कि बाद में सहयोग हम पूरी तरह से लेंगे, लेकिन मुझे लगता है हम आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पे सरकार बनाएगी। और ये हरियाणा में भी और महाराष्ट्र में भी पूरी तरह से दिखा रहा है। हमारे करिश्माई लीडर मोदी जी का जादू चल चुका है और ऐसे में सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। और वैसे साथ जो है सरकार चलाने के लिए पूरी तरह से सबके साथ मिलकर चला जाएगा। जो फैसला हमारा केंद्र के लिए है वही फैसला हमारा राज्यों के लिए भी है। सीधे चलते हैं मातोश्री, जहां पर हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा मौजूद है। अभिषेक, क्या कहता है आज का सामना? बिल्कुल, देखिए आज का सामना सबकी नजर होती है कि सामना आखिरकार क्या कहेगा। कि जिस तरह सामना में देखिए आज लिखा हुआ है महाराष्ट्र कौल कुणाला, यानी महाराष्ट्र में किसको सत्ता मिलेगी। बकायदा इसमें कहीं पूरा ध्यान रखा गया है कि बीजेपी पर कहीं भी निशाना नहीं साधा गया है। आज साफ लिखा गया, आज फैसले घड़ी दोपहर 12 बजे तक चित्र स्पष्ट हो जाएगा। साथ ही यह भी लिखा गया है कांग्रेस राष्ट्रवादी जो हतबल हो गई है, कांग्रेस राष्ट्रवादी के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, वह निराश हो चुके हैं। तमाम ऐसे बातों को लेकर साथ ही, लेकिन इसके साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा
कि जो संजय राउत का जो इसमें एक लेख आता है संजय राउत का सामना में, उसमें बेकायदा उन्होंने तमाम ऐसे आरोप भी लगाए हैं बीजेपी के ऊपर, जिसमें साफ कहा है 100 करोड़ रुपए की डील की गई है, जो मूसक की बात कही है। साथ ही ऐसे साफ लिखा गया, देखिए महाराष्ट्र में किसका राज है आज स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन सभी चुनाव भ्रष्टाचार के पैसों से लड़े जाते हैं, इस पर एक मत होने में अब कोई हर्ज नहीं है। और सीधा सीधा इन्होंने साधा यहाँ पे बता दूं आपको पढ़ के, महाराष्ट्र को मूसक कहने वाले नेता मुंबई में आए, उन्होंने 5 बड़े बिल्डरों को दावत पर बुलाया और दिल्ली में रुके हुए काम करवा देने का आश्वासन देकर एक ही बैठक में चुनाव निधि के 100 करोड़ रुपए की डील कर डाली। यानी साफ है सीधा निशाना बीजेपी पर, क्योंकि आपको बता दूं बीजेपी के नेता ने साफ कहा था कि मूसक कहा था महाराष्ट्र को, इसीलिए लगातार उद्धव ठाकरे के भी संपादकीय में, साथ ही सामना के आज के संपादकीय में, संपादकीय तो नहीं कहेंगे, संजय राउत का जो लेख आया है इसमें से निशाना साधा है बीजेपी के उन नेताओं पर जिन्होंने मूसक कहा था। लेकिन साफ है कि शिवसेना को लगातार इस बात की अभी भी उम्मीद है कि किसी भी सूरत में जो भी एग्जिट पोल आए हुए हैं, जो सर्वे आए हुए हैं, वह सब के सब धराशायी होंगे और शिवसेना नंबर 1 पार्टी बनेगी, ऐसा साफ उद्धव ठाकरे का मानना है। और इस बात को लेकर लगातार मातोश्री में बैठे हुए अपने पूरे परिवार के साथ टीवी स्क्रीन के सामने वह अब बैठे हुए कि जैसे जैसे नतीजे रुझान आएंगे वैसे वैसे वह अपने तमाम नेताओं के संपर्क में होते जाएंगे। जी अनुज जी, क्या उद्धव ठाकरे को अभी भी उम्मीद है कि नंबर 1 पार्टी उनकी बनेगी? मैंने ये सुना है कि वो नंबर 2 मान रहे हैं अपने आप को। 80 से 90 के बीच में बीजेपी विद एलाइज बहुत कमी उनके आने चुन करके, क्योंकि मजबूत एलाई तो शिवसेना था उसका, वो 90 से 100 और हो सकता है कि 105 तक। मगर कांग्रेस भी वहां पर, शिवसेना भी और एनसीपी भी, ये सभी ये उनकी विशफुल थिंकिंग हो सकती है, मैं क्या कहूंगा अभी, मगर वो मान रहे हैं कि बीजेपी 105 से 120 के बीच में कहीं पर होगी और निर्दलीय भी इतने नहीं होंगे जिससे बीजेपी का रास्ता आसान हो जाए या एमएनएस मिला करके। और इन 3 बड़े ग्रुप जो दूसरे बचेंगे, इनमें से किसी एक की जरूरत उसको पड़ेगी। कांग्रेस को छोड़कर शायद दोनों सोचते होंगे कि उनकी जरूरत पड़ जाए। यदि भाजपा वास्तव में 110 के आसपास सिमट गई और शिवसेना 90 तक पहुंच जाती है, 80 तक भी पहुंच जाती है, तो उद्धव ठाकरे खुद सीएम बनने के लिए एक जोरदार कोशिश, जो कि शायद अंतिम कोशिश उनकी पहली और अंतिम होगी, वो पूरी करेंगे और उसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उसकी कोशिशें तेज भी कर दी गई हैं। दीपक जी, ये सवाल मैं आप ही से ले लेती हूं। अभी संजय राउत का जो सबसे लेटेस्ट बयान है वो ये है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे और बीजेपी शिवसेना को सपोर्ट करेगी क्योंकि हमारी वैचारिक स्थिति एक जैसी है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि उद्धव ठाकरे को, जैसा अनुज जी ने कहा, कि अभी भी लगता है कि 90 के आसपास उनकी सीटें आएंगी। बीजेपी, जैसा हमारा एग्जिट पोल दर्शा रहा था, लगभग 110 सीटों से कम पर सिमटेगा। ऐसे में बहुमत के लिए उनको कम से कम 40 से 50 सीटों की जरूरत होगी। और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना जो सपोर्ट करेगी वो इसी कंडीशन पर सपोर्ट करेगी कि मुख्यमंत्री हमारा हो, दिल्ली हमने आपको दी है, मुंबई हमारा होना चाहिए। यही एक विशफुल थिंकिंग मैं कहूंगा उद्धव ठाकरे की है और इसी पर वो टिके हुए हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे को उनके ज्योतिषियों ने बोला है कि उनकी बड़ी प्रबल संभावना है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे और इसी आस पर वो उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि शायद उनकी लॉटरी खुले और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उससे जब परिणाम बाहर निकले तो कुछ ऐसे चमत्कारी परिणाम आए कि सीधे के सीधे वो मातोश्री से निकलकर मंत्रालय तक पहुंच जाएं। ये उम्मीद उनकी है और ठाकरे परिवार का पहला मुख्यमंत्री बने। सीधे मनीष अवस्थी के पास चलते हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर जो हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। क्या मनीष भाई, उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने की कोई सूरत हाल बनती है क्या? देखिए, उम्मीद तो वो लगाए बैठे हैं, लेकिन दीपक भाई मैं आपको एक चीज बताऊंगा, उद्धव ठाकरे का उद्धव होगा या नहीं होगा ये निर्भर करेगा कि क्या गठबंधन बाद में चुनाव नतीजों बाद होगा क्या। लेकिन जहां तक बात करें बीजेपी में जो एक एक कर आप देख रहे हैं कि एक एक कर मुख्यमंत्री के जो दावेदार सामने आ रहे हैं और अपनी ताल ठोक रहे हैं, इसके मद्देनजर ये थोड़ा जटिल मुझे दिखाई देता है क्योंकि बीजेपी ने अपनी असीम संभावनाएं खोल रखी हैं। आप भी जानते हैं, आपने 2 दशकों से ज्यादा राजनीति को कवर किया है, राष्ट्रीय प्रदेश की, जिसमें नितिन गडकरी एक ऐसा फैक्टर है, नितिन गडकरी एक ऐसा नाम है कि अगर शिवसेना और उद्धव ठाकरे इस बात को लेकर अड़े रहे कि मुख्यमंत्री उन्हें चाहिए बनिस्बत कि बीजेपी की सीटें ज्यादा हो, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इस बात पर अपने आप को उद्धव ठाकरे के सामने नतमस्तक समर्पित करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि सेना मोदी शरणम है, ना कि बीजेपी
उद्धव शरणम। तो इस तालमेल को अगर हम देखें तो उद्धव को ये सोचना होगा इस बार नहीं तो कभी नहीं, लेकिन अड़ियल होकर काम नहीं चलेगा, जिसके संकेत वो लगातार देना शुरू कर दिए हैं। आप देख रहे हैं कि तमाम लेख के जरिए चुनाव मतदान के पहले जो उनका रुख था, एग्जिट पोल के बाद जो उनके तेवर बदले हैं, ये साफ दिखाता है कि गुंजाइश इतनी है कि हम दोबारा मिले तो हमारी पलकें ना झुके। दोबारा मिले तो मिलने की कोई गुंजाइश बनी रहे, ये दोनों की तरफ से संकेत मिले हैं, लेकिन उसकी मॉड्यूलिटीज क्या होंगी, वो उसकी शर्तें क्या होंगी, इसको लेकर अभी भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। और भ्रम की स्थिति इसलिए भी है क्योंकि परिणाम क्या होंगे, सब कुछ इस पर निर्भर करेगा। और परिणाम अब से सीधे न्यूज रूम चलते हैं, वहां पर बड़ी खबर आ रही है। क्या पहले रुझान आ गए हैं? सीधे चलते हैं न्यूज रूम में राशिद के पास। राशिद, क्या कहता है न्यूज रूम? खबर आ रही है नागपुर दक्षिण पश्चिम से, बड़ी खबर आ रही है जहां से देवेंद्र फडणवीस, जो कि सीएम पद के उम्मीदवार भी संकेतों में माने गए हैं, वो आगे चल रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस के बारे में कुछ जानकारी संजय गोडियाल के पास में है। संजय। हाँ जी, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं और ये नागपुर दक्षिण पश्चिम से आगे चल रहे हैं इस समय। इसके अलावा परली से भी बड़ी खबर आ रही, परली से यानी पंकजा मुंडे को लेकर के कोई बड़ी खबर है मुरारी के पास में। पंकजा मुंडे परली से आगे चल रही हैं, वो गोपीनाथ मुंडे की बेटी और सीएम पद की दावेदार भी हैं। धनंजय मुंडे पीछे चल रहे हैं, एनसीपी उनके चचेरे भाई उनके पीछे चल रहे हैं। तो ये दो बड़ी खबर आ रही है। इसके अलावा हम मराठवाड़ा की 47, विदर्भ की 62, वेस्टर्न महाराष्ट्र की 58, मुंबई की 36 सीटों के बारे में एक एक करके अपडेट देंगे। अभी का बड़ा अपडेट यही है कि नागपुर दक्षिण पश्चिम से देवेंद्र फडणवीस आगे चल रहे हैं, जिन्हें लेकर के नारा बुलंद किया गया था पूरे महाराष्ट्र में कि सेंटर में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र को होना चाहिए। और परली से पंकजा मुंडे आगे चल रही है। ये इस वक्त के दो बड़े अपडेट हैं। आगे हम आपको जाटलैंड में क्या कुछ चल रहा है, अहिरवाल बेल्ट में क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में बताएंगे। गढ़ी सांपला किलोई से भी कुछ बड़ी खबर आ रही है। गढ़ी सांपला किलोई से भी हम ओवर टू यू दीपक, अगली खबर हरियाणा से जो बड़ी आएगी जल्द ही हम आप तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल, हरियाणा की बड़ी खबर बताएंगे, लेकिन एनके सिंह जी, इन दोनों दो रुझान जो आए हैं, इसमें किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। नहीं, वैसे तो अभी बहुत ही प्रिलिमिनरी है, लेकिन आ रहे हैं, ये तो एक्सपेक्टेड है। आगाज शुरू हो गया है, मेरे ख्याल से अंजाम भी इसी डायरेक्शन में होगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने की बात है। बस एक ही चीज है कि अभी जो हम लोग इसके पहले बात कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे बीजेपी शिवसेना सम्मत जा रहे हैं आज, जबकि चुनाव के लिए आपको थोड़ा मॉडिफाइड, थोड़ा सा एटीट्यूड रखना चाहिए था, कोई दोस्ताना। उस समय आप सामना में आर्टिकल लिख रहे हैं और करप्शन के चार्जेस लगा रहे हैं, बिल्डर्स वगैरह वगैरह। और मुझे एक मिनट मैं आपको रहूंगा, हरियाणा से पहला रुझान आ गया है, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी आगे है, तो हरियाणा में भी बीजेपी आगे और महाराष्ट्र में भी 2 सीटों पर बीजेपी आगे, 5 हो गए। महाराष्ट्र में 5 हो गए और 5 पर भारतीय जनता पार्टी आगे। ये बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे और हरियाणा में 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे। तो ये बता रहा है ये रुझान कहीं दीपक हमारा का जो असेसमेंट था उससे बहुत आगे तो बीजेपी नहीं निकल जाएगी। बिल्कुल ये भी हो सकता है कि उससे बहुत आगे भारतीय जनता पार्टी निकल जाए, लेकिन ये प्रारंभिक रुझान है, ये बिल्कुल शुरुआती रुझान है। इस पर कुछ सीधी टिप्पणी करी जाए ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर वो कहते हैं ना कि आगाज अगर अच्छा हो तो अंजाम भी बहुत अच्छा होता है। तो आगाज बीजेपी के लिए बहुत अच्छा है। और आरती मेहरा जी मुस्कुरा रही हैं। आरती मेहरा जी मुस्कुरा रही हैं आप आगाज देखकर? हाँ, खुश हूँ। हरियाणा में जैसे पीछे मैं आपके चैनल पे थी, 17 दिन हरियाणा की अंबाला डिस्ट्रिक्ट की सीटों पे मैं रही और वहां पे जिस तरह से माहौल देखने को मिल रहा था, गांव-गांव का व्यक्ति अंदर से एक ही बात कहता था कि जो सरकार हमने लोकसभा में चुनी है वही सरकार। एक मिनट आपको रोकूंगा। शिवसेना 1 सीट पर आगे है। शिवसेना इस वक्त 1 सीट पर आगे है, ये खबर आ रही है। बीजेपी 5 सीटों पर आगे है। वहीं हरियाणा में बीजेपी 1 सीट पर आगे चल रही है और बाकी किसी का खाता अभी तक खुला नहीं है। जी आरती जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर सकती हैं। जी दीपक जी, जिस तरह के जब कैंपेनिंग के दौरान जो दिखाई दे रहा था, तो देश की जनता ने ठीक लोकसभा में जिस तरह से अपना मत दिया था उसी प्रकार से। देखिए, हरियाणा से आपके लिए फिर अच्छी खबर, आप 3 सीटों पर आगे हो चुकी है आरती जी। बीजेपी अब 3 सीटों पर आगे हो चुकी है, बाकी किसी का खाता नहीं खुला है हरियाणा के अंदर।
बिल्कुल, ये जो है ये अपेक्षा से भी ऊपर रिजल्ट रहेंगे जैसे लोकसभा में थे। और ये बात नरेंद्र मोदी जी ने ड्यूरिंग कैंपेन भी कही, अमित शाह ने भी कही अपने कैंपेन के दौरान कि देखिए जो हमारा नेतृत्व लगातार 120 दिनों में केंद्र में कार्य कर रहा है, उसकी सेंसिटिविटी से, उनकी कार्यकुशलता से बदली है टैली। 1 मिनट आरती जी फिर रोकूंगा आपको। बदली है टैली। आईएनएलडी अब 2 सीटों पर आगे है, बीजेपी 3 सीटों पर आगे है। 5 सीटों के रुझान जो है हरियाणा के अब आ चुके हैं। आईएनएलडी 2 सीटों पर आगे है, बीजेपी 3 सीटों पर आगे है। अब 20-20 का मैच होने लगा है हरियाणा के अंदर। वहीं महाराष्ट्र में 7 सीटों के रुझान आ गए हैं, बीजेपी 6 सीटों पर आगे है और शिवसेना 1 सीट पर आगे है। जी दीपक जी, ये खेल तो अभी 10 साढ़े 10 बजे तक इसी तरह से चलेगा और उसके बाद स्थितियां बहुत क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूं कि जिस प्रकार से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट एनडीए जिस तरह से अपना कार्य कर रही है जी, और नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट एनडीए जिस तरह से अपना कार्य कर रही है जी, और नरेंद्र मोदी जी ने पूरा देश को संभालने का, देश को बांधने का, अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने का, विदेशों के साथ संबंधों का, पड़ोसी देशों के साथ संबंधों का, और चाइना से निवेश आने की, जापान से निवेश आने की, अमेरिका में जो वो पूरे देश का महाराष्ट्र में कांग्रेस का खाता खुला है चित्रा। तो बिल्कुल, महाराष्ट्र में खाता खुल गया है कांग्रेस पार्टी का। 1 सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। शिवसेना भी एक, एनसीपी भी बदल गया। 8 सीटों पर बीजेपी आगे, 8 सीटों पर बीजेपी महाराष्ट्र में। जबकि हरियाणा में आप देख पा रहे हैं बिल्कुल 50-50 के मुकाबले की तरह बीजेपी और आईएनएलडी 20-20 के हिसाब से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर आईएनएलडी। और दिलचस्प ये भी है, इसका जवाब मैं ले लेती हूँ जगदीश जी आपसे। ओम प्रकाश चौटाला की पोते की ओर से ये कहा गया है कि बीजेपी को जरूरत पड़ी तो हम बीजेपी की सरकार बनाने के लिए समर्थन देने को तैयार हैं। दुष्यंत चौटाला ने दुष्यंत चौटाला की ओर से कहा गया। मुझे लगता है कि अगर भाजपा सत्ता से बहुत कम सीटों के अंतर पर रही तो वो चौटाला जी की पार्टी से कोई समर्थन लेगी। कोशिश वो ये करेगी कि जो दूसरे कुछ निर्दलीय चुनकर आएंगे और दूसरी पार्टियों से अगर कुछ विधायक निकलकर उसको समर्थन। हरियाणा में बीजेपी 7 सीटों पर आगे चल रही है। माफ कीजिएगा, मैं आपको रुकूंगा। 7 सीटों पर आगे हो गई है भारतीय जनता पार्टी। वही आईएनएलडी सिर्फ 3 सीटों पर रखी हुई है। बीजेपी 7 सीटों पर आगे हो गई है। 10 सीटों के रुझान हमें मिल रहे हैं। 7 सीटों पर बीजेपी आगे है, वही आईएनएलडी 3 सीटों पर आगे। महाराष्ट्र में 10 हो गई। महाराष्ट्र में बीजेपी 10 सीटों पर आगे है, वही बाकी पार्टियों के एमएनएस 0 पर है। वहीं शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के खाते में मात्र 1-1 सीटों के रुझान उनके पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हरियाणा में अभी तक कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला है, ये भी बेहद दिलचस्प है। हरियाणा में बीजेपी 8 सीटों पर आगे है, वहीं आईएनएलडी मात्र 3 सीटों पर आगे है। 11 सीटों के रुझान हमें मिल रहे हैं। बिल्कुल, ये धीरे धीरे टैली 14 हो गई चली जाएगी। 11 बीजेपी अब हो गई है, 14 में महाराष्ट्र में, 1 पे कांग्रेस, 1 पे अब शिवसेना 2 पर आ गई है। शिवसेना के लिए भी थोड़ी खुशखबरी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बीजेपी जिस तरह से आगे बढ़ती हुई चली जा रही है, एनके सिंह साहब, ये अपने आप में बिल्कुल अलग स्थिति। और नरेंद्र मोदी ये दावा करते हुए चले आ रहे हैं कि दोनों ही राज्यों में बीजेपी अपने बलबूते सरकार बनाने वाली है और कांग्रेस पार्टी कहीं 10 सीटों के अंदर ही न सिमट जाए। जी हाँ, मैं 35 साल से ये इलेक्शन ट्रेंड देख रहा हूँ और उस अनुभव पे कह सकता हूँ कि मैसिव विक्ट्री की तरफ ये लीड कर रहा है। हालांकि अभी 17 मिनट हुए हैं जी, लेकिन अगले 20 मिनट पे ये अंदाजा लग जाएगा कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की तरफ हेड कर रही है कि नहीं। जो अभी तक का ट्रेंड है वो साफ दिखा रहा है कि शायद हम लोग के जो प्रेडिक्शंस थे उससे काफी ज्यादा बीजेपी को सीटें मिलने जा रही हैं और दोनों जगह ये स्थिति है। अभी तक के ट्रेंड के हिसाब से मुझे लगता है 20 मिनट और लगेंगे। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो इसका सीधा मतलब होगा कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की तरफ कम से कम महाराष्ट्र में तो जा ही रही है। नहीं, अगर उसको माना जाए तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में भी जाती हुई दिख रही है, क्योंकि अब
अब हुआ है, कांग्रेस का खाता खुल गया। हाँ, कांग्रेस का खाता तो खुला। चलिए 8, 1 और 4 यानी 13 सीटों के नतीजे हमारे सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी 8 पर, कांग्रेस 1 पर, INLD 4 पर। नतीजे नहीं, रुझान है। लेकिन शुरुआत में हमको रुझान भी इतने एक्साइट करते हैं जितने नतीजे एक्साइट करते हैं। क्या अनुज जी, क्या कहती है आपकी? पोस्टल बैलेट अभी होंगे, पहले के शुरू के आधे घंटे में, और पोस्टल बैलेट में नहीं, इस समय जो आ रहा है वो काउंटिंग के साथ। काउंटिंग है तो ट्रेंड है, अदरवाइज पोस्टल बैलेट पे थोड़ा मैं उसका। अब महाराष्ट्र में 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई है। कांग्रेस 1 सीट पर आगे है, शिवसेना 4 सीटों पर आगे हो गई है, एनसीपी 1 सीट पर आगे है, MNS 0 पर और अदर्स के खाते में 0 जा रही है। वहीं हरियाणा के अंदर 13 सीटों के रुझान आ चुके हैं। बीजेपी 8 पर आगे है, कांग्रेस 1 पर आगे है, INLD 4 पर आगे है। बाकी किसी का खाता अभी तक नहीं खुला है। सीधे चलते हैं राशिद के पास न्यूज रूम में। हरियाणा में 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। राशिद, क्या कह रहा है हरियाणा का बिग पिक्चर? हरियाणा की बिग पिक्चर ये कह रही है दीपक, सबसे पहले तो महेंद्रगढ़, नारनौंद, करनाल, सफीदों, ये 4 ऐसी सीटें हैं जहां से बीजेपी आगे चल रही है। महेंद्रगढ़ का मतलब ये हो गया कि रामविलास शर्मा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, सीएम पद के दावेदार हैं। नारनौंद का मतलब ये हो गया कि कैप्टन अभिमन्यु जो कि पार्टी के प्रवक्ता है, हालांकि उनका पिछला रिकॉर्ड जो है चुनाव जीतने के मामले में काफी बुरा रहा है, लेकिन मोदी लहर में उनका बेहतर होता नजर आ रहा है। करनाल से मनोहर लाल खट्टर है, RSS से बीजेपी में गए हैं, ये चूंकि इनकी USP है वो आगे चल रहे हैं। सफीदों से वंदना शर्मा, सुषमा स्वराज की बहन है, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ये 4 सीटें हैं जो बीजेपी के लिए पॉजिटिव खबर लेकर के आ रही है। लेकिन वहीं 3 सीट ऐसी है दीपक हरियाणा में जो कि कांग्रेस के लिए बहुत बुरी खबर लेकर के आ रही है। कैथल से रणदीप सिंह सुरजेवाला को पता ये चल रहा है कि पहले राउंड में बहुत ही कड़ी टक्कर मिल रही है। हुड्डा सरकार में मंत्री रह चुके हैं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। रेवाड़ी से अजय यादव राज्य में मंत्री रह चुके हैं, 6 बार लगातार जीत चुके हैं। अजय यादव वो पीछे चल रहा है। हिसार से सावित्री जिंदल को बहुत ज्यादा कड़ी टक्कर मिल रही है, राज्य में मंत्री रही है, नवीन जिंदल की मां है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम आता है। वहीं जब महाराष्ट्र में आते हैं, महाराष्ट्र के बारे में अंकन ने मुझे कुछ खबर दी थी। महाराष्ट्र से जो तीन जो लिस्ट आ रही है मेरे पास में, गिरीश महाजन जामनेर से आगे चल रहे हैं, बीजेपी के हैं। मंजुला गावित साकरी से आगे चल रही है, बीजेपी के हैं। गोवर्धन शर्मा अकोला से आगे चल रहे हैं। महाराष्ट्र इसके अलावा कराड़ दक्षिण से पृथ्वीराज चव्हाण के बारे में खबर यह आ रही है कि पहले राउंड में वो आगे चल रहे हैं। बारामती से अजीत पवार के बारे में खबर आ रही है जो कि थोड़ी नेगेटिव है, उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है। बारामती से इस्लामपुर से जयंत पाटिल एनसीपी के वो आगे चल रहे हैं, ये हमारे पास अभी खबर आई है इस्लामपुर से। इसके अलावा कुडाल जो कि पूरा कोंकण का इलाका है, नारायण राणे की जो कि बेल्ट कही जाती है, जिन्होंने खुद ये कहा था कि पृथ्वीराज चव्हाण जो है वो सीएम पद के दावेदार नहीं, वो नारायण राणे कुडाल से उन्हें भी कड़ी टक्कर मिल रही है, उनके लिए भी बहुत पॉजिटिव खबर नहीं आ रही। महाराष्ट्र में देखिए 16 पर बीजेपी, बिल्कुल 27 सीटों के रुझान आ चुके हैं। बीजेपी 16 पर, कांग्रेस 3 पर, शिवसेना 7 पर, एनसीपी 1 पर, MNS 0 पर, अदर्स 0 पर। और हरियाणा की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 12 पर आगे है 17 में से, कांग्रेस 1 पर, INLD 4 पर और अन्य में से किसी का खाता अभी नहीं खुला है। तो अब 30 के रुझान आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी 19 पर आगे है, कांग्रेस 3 पर आगे है, शिवसेना 7 पर आगे है, एनसीपी 1 पर आगे है। तो महाराष्ट्र में भी काफी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी। वहीं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में भी काफी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मोदी की सुनामी लग रहा है एक बार फिर से दोनों ही राज्यों में, जिस तरह मोदी का जादू चलता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अनुज जी, आपको क्या लगता है, क्लियर मेजोरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं? जी हाँ, जो लोकसभा चुनाव के समय जो हुआ वही इस समय इन्हीं दोनों प्रदेशों में भाजपा जिस तरह से बड़ी तादाद में अपनी सुनामी लेकर के आई थी, वही इस विधानसभा चुनाव में भी होता हुआ दिख रहा है। अनुज, अगर ये ट्रेंड अगर दिखाई दे रहा है, अगर यही मुकम्मल होता है, यही इंडिकेशंस रहते हैं फाइनल रिजल्ट में, तो मैं ये कहूंगा कि हम जो लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब लोग के प्रेडिक्शंस वाइड ऑफ द मार्क रहे, मार्क से काफी दूर रहे। उसमें आप ही की गलती नहीं, हम सब ने गलती की है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा। जगदीश जी, एक सवाल आपसे मेरा है, अगर नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ वहां पर रैलियां नहीं की होती 27 महाराष्ट्र में और 10 हरियाणा में, तो क्या तस्वीर बीजेपी के पक्ष में इस तरह की होती? बीजेपी के पक्ष में तो होती, शायद इतनी सीटें जैसा रुझान हम दिखा रहा है आपका, उतनी सीटें शायद न मिलती, लेकिन बीजेपी के पक्ष में जरूर होती, क्योंकि दोनों ही जगह बदलाव का माहौल था, दोनों जगह लोग उस सत्ता से ऊब चुके थे और उसको हटाना चाहते थे।
लेकिन अनुज जी, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि बीजेपी के पक्ष में तो होती, लेकिन बीजेपी दोनों जगह जूनियर पार्टनर थी। अगर महाराष्ट्र की बात करी जाए तो वहां पर, और हरियाणा में तो मात्र 4 सीटें थी उसके पास, मात्र 4 सीटें। जी हाँ, बिल्कुल। मोदी को माइनस करके जवाब 4 है या उसके पहले 2 होती थी। उससे भी बड़ी बात क्या थी, 90 लड़ते भी थे तो 70 या 75 पे जमानत जब्त हुआ करती थी। मगर लोकसभा में मोदी मंत्र उनको मिला, स्वाद चखा, और इसलिए दोनों जगह जो 20, 25, 30 सालों के समीकरण थे उसको बदलने के लिए भाजपा मैदान में कूदी। अरे हरियाणा में देखिए क्या सुनामी है, 25 सीटों के रुझान सामने आए हैं 90 में से। बीजेपी 19 सीटों पर आगे है, कांग्रेस मात्र 1 सीट पर आगे है, आईएनएलडी मात्र 5 सीटों पर आगे है, भारतीय जनता पार्टी 19 सीटों पर आगे है। 25 सीटों में से 19 सीटों पर आगे है, 90 सीटों में से 25 सीटों के रुझान आगे हैं। ये तो 2/3 तक पहुंच जाएगी इनके सिंह। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट अब दिखाई दे रहा है कि ये 2/3 दोनों तरफ आप देखें। कम से कम हरियाणा में तो बिल्कुल उम्मीद किसी को भी नहीं थी कि अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, और अब मैं कह सकता हूं महाराष्ट्र में 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे, 45 में से 27, तो ये मान लीजिए कि आधे से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, यानी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लगभग तय दिखाई दे रही है यहाँ पर। एक और जी, नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में महाराष्ट्र में 165 सीटों का आंकड़ा 2 सभाओं में उन्होंने घोषित किया था कि 165 सीटें आएंगी, और हरियाणा में उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी और अच्छे बहुमत से बनेगी। और दीपक जी, महत्वपूर्ण ये भी है कि होता है बिल्कुल 715 रैलियां सिर्फ महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो बीजेपी के नेताओं की ओर से की गई हैं, और उसका असर पूरी तरह से देख रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से ताबड़तोड़ 8 दिनों के अंदर 27 रैलियां कर डाली, उसी की सुनामी है कि 45 में 27 पर सिर्फ महाराष्ट्र पे बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और हरियाणा में 26 सीटों के रुझान आ चुके हैं, बीजेपी 19 पर आगे है, कांग्रेस 2 पर, आईएनएलडी 5 पर आगे चल रहे हैं। और सीधे चलते हैं राशिद के पास, देखते हैं कौन आगे है और कौन पीछे। सबसे जो बड़ी खबर आ रही है दीपक, इस वक्त कराट दक्षिण से आ रही है पृथ्वीराज चव्हाण को लेकर के। पृथ्वीराज चव्हाण पीछे चल रहा है। बीजेपी ने अतुल भोसले को खड़ा किया था, जो कि कांग्रेस के ही बागी हैं। अतुल भोसले वो आगे चल रहे हैं पृथ्वीराज चव्हाण के मुकाबले। हरियाणा से जो बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा से बड़ी खबर रेवाड़ी से आ रही है। अजय यादव वो पीछे चल रहा है। गढ़ी सांपला किलोई से भूपिंदर सिंह हुड्डा के बारे में ये आ रहा है कि भूपिंदर सिंह हुड्डा के बारे में अभी ताजा अपडेट यह है कि उन्हें भी कड़ी टक्कर मिल रही है। महाराष्ट्र से कुछ और भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जो रोहतक, सोनीपत, झज्जर, जींद, इसके आसपास के जो इलाका है, यहां से भूपिंदर सिंह हुड्डा के लिए बुरी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि यहां पर बीजेपी लीड कर रही है, और जो बाकी जो सीट है उनपे आईएनएलडी लीड कर रही है, और यहां से अभी एक भी लीड की खबर कांग्रेस की नहीं है। ओवर टू यू दीपक। दीपक जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है यहाँ पर। पृथ्वीराज चव्हाण पहली बार वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके लिए स्थिति इतनी खराब शुरुआत में ही, आगे क्या होगा? आगे क्या होगा अनुज जी, जीतेंगे पृथ्वीराज चव्हाण? देखिए, पिछला लोकसभा चुनाव उन्होंने 1999 में लड़ा, जो बुरी तरह हार गए थे एनसीपी से, और अब चुनाव मैदान में गए हैं कांग्रेस के विद्रोहियों के बीच में। कांग्रेस वहां सोच रही है कि शायद पृथ्वीराज जी जरूर जीतेंगे, लेकिन जो ट्रेंड दिखने शुरू हो गए हैं वो बहुत वास्तव में खतरे की घंटी है, मेरा ये मानना है। हालांकि ये दिल गवाही देता नहीं है कि पृथ्वीराज हार जाएंगे। बारामती से अजित पवार के लिए भी स्थिति खराब है। इस वक्त हमारे साथ समीर दलवाई जुड़े हैं, लेकिन एक नजर महाराष्ट्र पे डाल लेते हैं, क्योंकि वहां पर तेजी से शिवसेना का भी ग्राफ बढ़ा है। 62 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 33 पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, 14 पर कांग्रेस आगे हो गई है, और शिवसेना 16 पर आगे हो गई है। यानी तेजी से रुझानों में कांग्रेस भी बढ़ी है, शिवसेना भी बढ़ी है, और एनसीपी को मात्र 2 सीटें मिली है। समीर दलवाई जी से पूछ लेते हैं। समीर दलवाई जी, ये क्या हो रहा है? एनसीपी मात्र 2 सीटों पर आगे 65 में से। ये तो अर्ली रुझान है, अभी आगे देखते हैं क्या होगा। मगर एक बात जो हमारे मित्र ने कही कि ये आपने सवाल पूछा था कि नरेंद्र मोदी के लिए फेवर है या बीजेपी के लिए, तो मैं कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में जब पंचायत समिति जो आप देखेंगे, इसमें नंबर 1 पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस है और नंबर 4 पार्टी बीजेपी है। तो ये बीजेपी पार्टी के लिए कोई इसमें मतदान नहीं दिख रहा है मुझे। ये एक व्यक्ति केंद्रित एक प्रतिभा जो एक बनाई गई है, उसके रिजल्ट्स हमें शायद अभी इस वक्त तो नजर आ रहे हैं। डॉक्टर दलवाई, उससे क्या फर्क पड़ता है? जीत जीत होती है, हार हार होती है, मानना चाहिए आपको। बिल्कुल नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि एक व्यक्ति सभी दलों को हरा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम लोग पीछे चल रहे, एक वजह जो आपने बताई थी कि एक फर्क होता है एक लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में। आपने एक सवाल पूछा था कि ये पार्टी की जीत है क्या? मुझे बिल्कुल नहीं लगता ये, इसका मैंने जवाब दिया आपको। जब पीछे चल रहे हम तो बिल्कुल नजर आ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बारामती में अजित पवार को भी कड़ी टक्कर मिल रही है। जवाब दे रहा था।
5 बार तो लगातार वो जीत चुके हैं, लेकिन इस बार उनके लिए बहुत मुश्किल है बारामती में। नहीं, इसकी दो बातें। एक तो मुझे अजीत दादा पवार साहब के बारे में बिल्कुल डाउट नहीं लगता कि वो चुन के आएंगे। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके ने बीजेपी ने अपनी सभी तोहफे, मतलब हर चीज, सामदन जो कहते हैं, हर चीज जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगाई थी, तो उनको तो पूरे 100% सीटें आनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना अपनी अस्मिता दांव पे लगाई है, इतना मेहनत किया उन्होंने। हर चीज मोदी जी जैसे प्राइम मिनिस्टर को आके 27 अगर सभाएं लेती हैं, तो इनफैक्ट उनको तो हर सीट मिलनी चाहिए। ऐसा मैं शरद पवार को किसी ने रोक दिया था कि ऐसा न करें? नहीं, तो अजीत दादा पवार, शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, इन सबको किसी ने रोका था क्या? नहीं, बिल्कुल रोका नहीं था। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अगर देखेंगे 15 साल से हमारी पार्टी यहाँ पे सत्ता में कांग्रेस के साथ, तो एक 15 साल के बाद ये जरूर बात दिखी जाएगी कि कोई एंटी इनकम्बेंसी होगा। अरे साहब, सिंचाई के नए नए साधन जब आप बताएंगे जनता को, तो जनता क्या करेगी? सॉरी, सिंचाई के नए नए साधन बताएंगे, कैसे उन्होंने बताया कि सिंचाई कैसे की जा सकती है राज्य में, तो जनता क्या करेगी? यही करेगी ना। अच्छा डॉक्टर दलवाई, मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा, सीधे चलते हैं न्यूज रूम राशिद के पास। राशिद, क्या अपडेट है? हरियाणा से बहुत दिलचस्प अपडेट आ रहा है दीपक। मैं लाल परिवार को लेकर के सारे अपडेट मेरे पास हैं। देवीलाल परिवार, भजन लाल परिवार, बंसीलाल परिवार। एलनाबाद से अभय सिंह चौटाला पीछे चल रहा है। डबवाली से नैना सिंह, अजय चौटाला की पत्नी है, देवीलाल परिवार से पहली महिला चुनाव में, वो पीछे चल रही है। उचाना कला से दुष्यंत चौटाला, वो आगे चल रहा है। रानिया से रंजीत सिंह, देवीलाल के सबसे छोटे बेटे हैं, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है। रानिया से वो पीछे चल रहा है। भजनलाल परिवार से आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई हैं, वो आगे चल रहा है। हांसी से रेणुका बिश्नोई भजनलाल परिवार से आती है, कुलदीप की पत्नी है, वो पीछे चल रही हैं। नालवा से चंद्रमोहन, जो कि भजनलाल परिवार से ही आते हैं, वो पीछे चल रहा है। बंसीलाल परिवार पर जब हम आते हैं तो बधरा से रणवीर सिंह महिंद्रा, बंसीलाल के बेटे हैं, वो पीछे चल रहा है। तोशाम से किरण चौधरी, कांग्रेस के टिकट पर बंसीलाल की पतोहू है, हुड्डा सरकार में मंत्री रह चुकी है, वो पीछे चल रही है। और लोहारू से सोमवीर सिंह दामाद है, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में। तो बंसीलाल, भजनलाल, देवीलाल परिवार, इन दोनों का ये हाल है। देवीलाल परिवार और बंसीलाल परिवार के लिए रोने के लिए फिलहाल शुरुआती दौर में बहुत कुछ है। ये अभी का ताजा अपडेट। और 41 में 27 पर बीजेपी इस वक्त आगे में। तो बंसीलाल, भजनलाल, देवीलाल परिवार, इन दोनों का ये हाल है। देवीलाल परिवार और बंसीलाल परिवार के लिए रोने के लिए फिलहाल शुरुआती दौर में बहुत कुछ है। ये अभी का ताजा अपडेट। और 41 में 27 पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही। दीपक जी, बिल्कुल, 41 में 27 पर बीजेपी आगे। कांग्रेस मात्र 4 पर सिमटी हुई है, मात्र 4 सीटों पर। वहीं आईएनएलडी 10 पर। वहीं अगर महाराष्ट्र की हम बात करें तो 81 सीटों के रुझान हमको मिल चुके हैं। बीजेपी 43 पर आगे है, कांग्रेस 16 पर आगे है, शिवसेना 19 पर आगे है और एनसीपी मात्र 3 सीटों पर अटकी हुई है। तो डॉक्टर समीर दलवाई, एक इंसान ने आपको हरा दिया, वो है नरेंद्र मोदी। एक इंसान है नहीं, एक इंसान के प्रतिमा ने जिस तरीके से एक प्रतिमा डाली गई, और ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं कह रहा हूं। अरे तो उसमें गलत क्या है? हरियाणा के रिजल्ट देखिए, इसमें कौन और सा महाराष्ट्र में साफ बात है, ये बता नहीं, गलत बात ये है कि हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। सर, आप भूल रहे हैं, हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। जब एक पार्टी के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ने उनको चुनकर भेजा है। आज उसके लिए एक्सक्यूज मैं आपको बिल्कुल चुनकर भेजा है, लेकिन ये हमको देखना है कि एक व्यक्ति केंद्रित हमको भारत में शासन चाहिए या हमको पार्टी केंद्रित चाहिए। मुझे आपका तर्क समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं किस लोकतंत्र और किस संसदीय लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। एनसीपी हमेशा शरद पवार केंद्रित पार्टी रही है, पवार फैमिली की पार्टी है। डर की बात ये होनी चाहिए कि जो हम पास्ट में जो लोग चिल्ला रहे थे दूसरी कांग्रेस की तरफ की एक 1% पार्टी है, आज उनको ये जवाब देने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर जो खुद कह रहे थे कि एक इंसान के हाथ में सत्ता केंद्रित नहीं होनी चाहिए, वो उसके बारे में हमको आगे देखना पड़ेगा। दलवाई साहब, ये कोई बात मैं नहीं छुपा रहा हूँ। आरती जी कुछ कहना चाह रही है। आरती जी, मतदान दिख रहा है। दीपक जी, आरती जी, दीपक जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी पीछे मैंने टेलीविजन में देखा कि जब इनके लीडर राहुल गांधी जी कैंपेनिंग के लिए जाते हैं तो वहां पे कैंपेनिंग में उन्हें अपने कैंडिडेट्स के नाम तक नहीं याद होते। वो कैंडिडेट्स के लिए वो कहते हैं पर्चा लाओ, कौन है कैंडिडेट। अब अगर इतनी सेंसिटिविटी से ये चुनाव को लड़ेंगे, और दूसरी बात हम पे हमारे प्रधानमंत्री की एक प्रतिमा होने का, प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। आदमी जो है वो प्रतिमा तब बनता है उसके कर्म, उसका जो पूरा का पूरा व्यक्तित्व है
प्रतिमा में तब बदलता है जब वो उस मुताबिक काम करता है। लगातार 120 दिन में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में अपना काम संभाला है, तो नरेंद्र मोदी जी और पूरी की पूरी टीम जिस तरह से राष्ट्र हित में काम कर रही है, उससे साफ दिखाई दे रहा है, चाहे वो कहीं किसी देश में जाके हो, चाहे अपने देश में हो। जी अभी आप देखिए होलसेल इंडेक्स प्राइस में पिछले 5 साल का लोएस्ट एवर हमारा गया। अब ऐसे में लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। जिस बात की हम बात करते थे, सबका साथ सबका विकास, और हम बात करते थे कि सबके साथ और विकास के लिए हम सबको टच कर पाए, वो लोगों को दिखना शुरू हो गया है कि किस तरीके से एक देश का प्रधानमंत्री को होना चाहिए और देश का प्रधानमंत्री किस संवेदनशीलता से काम कर रहा है। और उन्होंने न सिर्फ अपने लिए कुछ रूल्स तय किए, पूरे अपनी कैबिनेट के लिए रूल्स तय किए, उन्होंने पूरी ब्यूरोक्रेसी के लिए पूरा, अगर आप देखिए, वर्क कल्चर को बदलने का काम किया है और बड़ी मॉडेस्टी से किया है। गांधी जी के नाम पे 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत का उन्होंने लॉन्च करके जिस तरह का एक बड़ा मैसेज दिया है, मुझे लगता है हर एक बात की छाप भारत की जनता पे पड़ती जा रही है और ये उसी छाप का असर है जिसमें विश्वसनीयता निकल के आती है। और आधे घंटे के रुझान आप नीचे दिखा भी रहे हैं, तेजी से ये आंकड़े बदलते हुए 36 बीजेपी, 57 में से हरियाणा में दीपक जी हम देख पा रहे हैं, 5 पर कांग्रेस, एनएलडी 12 पर, हरियाणा जनहित कांग्रेस 3 पर इस वक्त आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं 124 महाराष्ट्र के रुझानों में से 58 पर बीजेपी आगे चल रही है। सीधे रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का, राशिद के पास अपडेट है। राशिद, बड़ी खबर है आ रहा है महाराष्ट्र, बहुत बड़े बड़े अपडेट आ रहे हैं जो कि इलेक्शन कमीशन की साइट से मैं दिखाऊंगा बहुत क्विक अपडेट के साथ हैं। मालेगांव आउटर, मेलघाट, पार्वती, ये 3 सीटें हैं जहां से एक पर शिवसेना, एक पे कांग्रेस, एक पे भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। इन 3 सीटों का मतलब ये हो जाता है कि मराठवाड़ा की तरफ से बीजेपी का लीड है। इसके अलावा जो और मुख्य सीटें हैं, कराड़ दक्षिण के बारे में ये खबर आ रही है कि पृथ्वीराज चौहान पीछे चल रहा है, बारामती के बारे में अजीत पवार पीछे चल रहा है, इस्लामपुर से जयंत पाटिल आगे चल रहे हैं, कुडाल से नारायण राणे आगे चल रहे हैं, कंकुआली से नीलेश राणे पीछे चल रहे हैं, यौला से छगन भुजबल जो है एनसीपी के हैट्रिक लगाने की फिराक में है, वो आगे चल रहे हैं। नागपुर दक्षिण पश्चिम से जो पहला हमने रुझान दिया था, देवेंद्र फडणवीस काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं, तसगांव से आरआर पाटिल वो आगे निकल चुके हैं, मुक्तई से एकनाथ खड़से वो आगे चल रहे हैं, बोरीवली से विनोद तावड़े आगे चल रहे हैं, परली से पंकजा मुंडे आगे चल रही हैं जो कि गोपीनाथ मुंडे की सुपुत्री हैं, विक्रोली से संजय दीना पाटिल एनसीपी के हैं वो आगे चल रहे हैं, सोलापुर से प्रणीति शिंदे पीछे चल रही है। ये इस वक्त का एक ताजा अपडेट मैं देना चाहूंगा। डिंडोशी एक बहुत ही जानी मानी सीट है, उत्तर भारतीय मत निर्णायक है बीजेपी के मोहित कंबोज यहां के से आगे चल रहे हैं। मोहित चूंकि राज्य के महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा अमीर उम्मीदवार हैं, वो आगे चल रहे हैं बीजेपी के टिकट पर। भोकर, अमिता चौहान, नांदेड़ वाली सीट आ जाती है, विदर्भ का इलाका लग जाता है जहां से अमिता चौहान चुनावी मैदान में वो आगे चल रही हैं। और इसके अलावा जो एरिया वाइज जो रिजल्ट अपने पास में आ रहे हैं, नॉर्थ महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ, ये 3 ऐसे बेल्ट हैं जहां से बहुत ही तगड़ा स्विंग कर रही है बीजेपी। यहां से पता यह चला है कि नॉर्थ महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ से बीजेपी बहुत आगे चल रही है। वेस्टर्न महाराष्ट्र में एनसीपी से उसे टक्कर मिल रही है। मुंबई में बीजेपी को शिवसेना से टक्कर मिल रही है मुंबई की 36 सीटों पर, और कोंकण की 38 सीटों पर भी बीजेपी टक्कर दे रही, बहुत कड़ी टक्कर एनसीपी को। और महाराष्ट्र का ताजा अपडेट महाराष्ट्र का है जी, महाराष्ट्र की 135 सीटों की रुझान सामने आए हैं जिसमें बीजेपी को 62 पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, 25 कांग्रेस, 27 शिवसेना, एनसीपी 20। यहां पर एनसीपी का जो आंकड़ा है वो 3 से सीधे 20 पर जा पहुंचा है, और कम से कम ये एनसीपी के लिए खुश होने वाली बात है दीपक जी, क्योंकि जितनी भी रैलियां महाराष्ट्र में की हैं नरेंद्र मोदी ने, उनकी ओर से कहा गया था कि जो चुनाव चिन्ह है 10:10 उसमें शुरू से अब तक होते रहे हैं एनसीपी के, और उतनी ही सीटें भी इस बार मिलेंगी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आगे डबल हो गई है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के बेहद करीब पहुंच गई है। अनुज जी क्या कहेंगे इस पे? जी हाँ, बिल्कुल। महाराष्ट्र में तो ऊपर नीचे हो रहा है और आधे से कम पर इस समय भाजपा गठबंधन वहां बढ़ रहा है, लेकिन हरियाणा में उसकी कंफर्टेबल मेजोरिटी की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। 44 हो गई है।